अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। और भट्ट साहब, वैसे इतवार का दिन बड़ा ठंडा जाता है, मैं खबरों के एतबार से कह रहा हूं, वैसे तो आजकल गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन आज का दिन इतना ठंडा नहीं रहा और मतलब बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी खबरें आ गई आज इतवार के रोज। सर जी, मौसम गर्म हो रहा है और सियासत भी गर्म हो रही है, बल्कि सियासत कहूंगा अब जो सियासत है मुल्क की वो डू एंड डाई पर आ गई है। अब वो इफ या बट्स की वेट एंड सी वाली पॉलिसी नहीं रही। बाजवा साहब, अगले चंद दिनों में आपको नजर आने वाला है कि ये अपने मंतकी इंजाम को चीजें पहुंचनेंगी। हर दोनों तरफ डू एंड डाई है या एक तरफ का? दोनों तरफ से। अच्छा। या तुम नहीं या हम नहीं। अच्छा, मामला वहां तक आ गया हुआ है, तो इसी वजह से फिर शायद रेफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं जजेस के खिलाफ। पहले भी चल रहा था सिलसिला, वो आपने देखा है कि दहाइयों बाद अचानक याद आ गया है कि एक जज की डिग्री जो है वो ठीक नहीं है, उस पर तारीख ही नहीं लिखी हुई, उस पर यह मामला निकल आया। यानी कि जब उनको एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया गया तब किसी को ख्याल नहीं आया, उसके बाद इतना अरसा वकालत करते रहे तब ख्याल नहीं आया, उसके बाद उनको जज बनाया गया तब किसी को ख्याल नहीं आया। ख्याल तब आया कि जब उन्होंने इस्लामाबाद के NA 46, 47, 48 के हलकों में जो वो उजरदारियां थी, इंतखाबी उजरदारियां, उससे मुतालिक ट्रिब्यूनल में बैठे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, तो तब जाके ये मामला आ गया कि जनाब डिग्री जाली है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला आ सकता है और वहां वो एक धमकाने का एक तरीका कार है। उसके अलावा बाबर सत्तार साहब, आपको पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत उन्होंने दी, DC इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस उन्होंने किए। वो खतों का मामला फिर अपनी जगह पे अलग से जो 6 जजेस ने लिखा था, उनके बारे में आ गया कि इन्होंने जो है ना अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके जबरदस्ती करके घर, सरकारी घर ले लिया है। ये रेफरेंस आया है बहुत ही मज़ाक़ खेज किस्म का। और इससे रिलेटेड आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी पर जो रेफरेंस थे 4, उनमें से भी एक ये बनाया गया था उस वक्त कि जनाब ये इन्होंने घर की तज़ीन और आयश में कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। और फिर काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में वो बेंच ने सब वो मामला सुना था, इंसाफ मिला था, फिर बिल आखिर जाके जस्टिस शौकत सिद्दीकी को। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया। काजी साहब, सिर्फ अगर ये कह देना कि ये क्या मामला चल रहा है, मेरे जजेस को नहीं डराया धमकाया जा सकता और ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस तरह के फ्रिवलेस इल्जामात मेरे जजेस के खिलाफ आए, तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है। एंड देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ मेथड टू इट जो नजर आ रहा है कि क्यों ये रेफरेंसेस आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब, एक बात समझने वाली बात है, टाइमिंग को फैक्टर को सामने रखिएगा। वजह क्या है कि उस वक्त का दौर भी एक देखा जाए तो आज आगे एहसास होता है कि शौकत सिद्दीकी के अगेंस्ट एक झूठा फ्रिवलेस एक रेफरेंस बना। अब वो जो कि एविडेंस जितनी वो दी गई और वो मंतकी अंजाम तक पहुंची और उसके बाद हमने देखा क्या हाल हुआ जी। वो तस्वीर का एक वो तस्वीर का दूसरा रुख हमने ये देखा कि इसी तरह झूठा रेफरेंस था, कोई इसको माने या ना माने, मैं आज भी समझता हूँ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के अगेंस्ट और अपना उस रेफरेंस में क्या हाल किया अपने ही जज का। फिर एक और दबाव डाला गया, प्रेशर किया गया, जस्टिस सजादुल हसन की उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन हालात के ऊपर जब देखा तो एक और जज थे जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो सारा कुछ बता गए। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो फायदे वो देते रहे वो सारा कुछ बता गए और किस तरह सियासी पौधों को एडवांटेजेस आते रहे हम सब देखते रहे। अब वजह ये है कि मेरा जहां तक ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में ऐसा बुरा वक्त है जिस पे कभी नहीं आया होगा जो अब है। और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जब अपना फसादियत बहुत ज्यादा बढ़ गई और जब हालात चलते रहे तो जजेस फिर उठ खड़े हुए, जजेस ने वो प्रेशर डाला गया। अब यही नहीं है, आपने मैजिस्ट्रेट लेवल तक आपने सेशन जज सरगोदा का कल लगा हुआ केस कि जिसमें उन्होंने सारी चीज सामने बयान की, फिर 6 जजेस का खत लिख जाना और उन 6 जजेस का खड़े हो जाना। और सबसे ज्यादा इंसाफ अगर आज देखा जाए, कोई मैं एहसान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेरिट के ऊपर हमने वरना ज्यादतियां तो यहाँ हो रही हैं। आप जरा सब वैसे तो लंबा नहीं हो गया मामला, तारीख इतनी लंबी दे दी है, इतना इंपॉर्टेंट मामला था, उसको तो निपटाना चाहिए था जल्द अज जल्द सुन के। यही तो मेरा कहना है, यही तो मेरा गिला है हमारे इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब थे, वो इस पे खामोश क्यों है।
यानी जो कुछ जुल्म और ज्यादती हो रही है उसमें खामोश रहे हैं, सारा कुछ सामने आता रहा, खामोशी से बैठे रहे हैं, तारीख लिखी जा रही है, बड़ा बताया गया कि पता नहीं क्या है, बड़े काबिल जज हैं, हम ये सुनते रहे सारा, और एक वक्त पूरी हमारी बार काउंसिल बार से अपने पीछे लगा ली थी इन्होंने। लेकिन अभी देखिए जरा कहाँ है, जरा वो बार काउंसिल जब बार एसोसिएशन जहाँ बटी हुई है आईन और कानून, हम समझते हैं जो कुछ हो रहा है। अब मैं मिसालें देना शुरू तो आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो काम है इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी कामों को जो प्रोटेक्शन मिलती रही है, बातें बड़ी करते थे हम सारे कि जनाब वो जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अपना उमर ताबियार मुफादियामा के बड़े केस कर रहे हैं, बड़ा बोझ पड़ गया दिया पे। आज देखिए जरा तारीख के सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग इनके दौर में, कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो बार काउंसिल के जो बड़ी बातें करते थे। कोई इन्होंने कोई एक ऐसा मुफादियामा का केस उठा के देखा, इन्होंने इवन वो कला अपना सहाफियों की आजादी के कॉन्टेक्स्ट में अगर इशू उठाकर लेकर गए तो इन्होंने क्या किया, इनके सामने क्या 90 दिन का केस आइन पे अमल दरामद का आया, 90 दिन इलेक्शन करार नहीं कराए, वो एक पंचायती सा फैसला कर दिया और उसमें हमने देखा जस्टिस अख्तर ने क्या फैसला दिया। फिर उसके बाद हम बारी बारी इंतखाबी निशान लिया, फिर हमने इमरान खान के अगेंस्ट सारी प्रोसीडिंग जितनी भी देखें हमें नजर आ रही है। ये ट्रिब्यूनल्स वाला जो मामला है ये भी व्हाट्सएप पंचायती टाइप नहीं है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ के मीनिंगफुल मुशावरत करके मामला कर ले। भाई ऑर्डर दे रहे हैं आप सीधा, उन्होंने मुशावरत क्या करनी। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बाजवा साहब। मैं इंतहाई सीनियर कानूनदान साहब से ये पूछना चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो बात कर रहे हैं वो जमा करवा दी गई। कहना यह चाह रहा हूं कि इससे कबल भी तो हजरत ऐसे ही केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। क्या एक पाकिस्तानी शहरी का हक नहीं है कि वो जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करे? या फिर क्या ये कहना चाह रहे हैं, आपकी गुफ्तगू से समझ रहा हूं कि ये कोई एजेंडा सामने लाया जा रहा है? मुझे नहीं समझ नहीं आ रही आप क्या फरमा रहे हैं किबला। अच्छा, आप शरारतन तो शहजाद साहब शरारतन तो एक बात कर गए ना अजहर सिद्दीक साहब, एक बड़ी छोटी सी ब्रेक है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है भट्ट साहब ने, जवाब इसका तफसील में होना चाहिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अजहर सिद्दीक साहब, शहजाद भट्ट साहब जी पूछ रहे थे कि रेफरेंस दायर करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ आपके पास शिकायत है तो वो तो कोई भी शहरी कर सकता है, तो यहां कोई खास एजेंडा आपको नजर आ रहा है? सवाल था उनका। देखिए बाजवा साहब, एक बात तो बड़ी शरारत वो कर गए हैं प्रोग्राम के शुरू में, उन्होंने कहा है कि फैसला कुन मराहल में चलेगी और बात ठीक है, तो बात गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये पहली तो बात है कि ये रेफरेंस नहीं है, ये एक शिकायत है या एक कंप्लेंट की शक्ल है, कोई भी शक्ल दे लें, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है अनटिल अनलेस जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सदर पाकिस्तान कोई रेफरेंस नहीं भेजे। जैसे जस्टिस काजी फाइज है, जस्टिस काजी फाइज का केस अगर देखा जाए वो इतनी जबरदस्त एविडेंस थी, लेकिन हमने देखा कि नहीं, वो केस मंत्री अंजाम तक नहीं पहुंच सका। मैं अभी उनमें नहीं जा सकूंगा, लेकिन ये क्या है, वजह ये है जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो जरा समझिएगा। बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि इस हुकूमत का खड़े रहना। जो फैसला कुन मराहल में जा रहे हैं वो बात बिल्कुल इस तरह से है कि फॉर्म 45 और 47 वाली जंग जो है ना वो फैसला कुन मराहल में जाने वाली है। वो फॉर्म 45 लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, ये वाली ताजा तरीन लड़ाई आपके सामने रखता हूँ। वो कहाँ से शुरू, फॉर्म 45-47 कब बुला लिया गया। मैं हर टीवी प्रोग्राम में बैठ के ये कहा करता था फोरेंसिक कराएं ये फॉर्म 45 और 47 का। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने वो सबसे पहले स्टेप लिया, ओरिजिनल बनाए। हालांकि तारीखी तौर पर अगर देखा जाए उनका, तो उनका दौर जो है वो PMLN के दौर के कॉन्टेक्स्ट में है, जब वो एडवोकेट जनरल है, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, सारा मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब वो मामला छेड़, अजहर भाई उन्होंने भी तो ईंट का जवाब मैं कहूंगा हथौड़े के साथ दे दिया ना। उन्होंने कल समात के लिए मुकर्रर कर लिया, उन्होंने कहा आ जाएं भाई आप तीनों फॉर्म 45-46 अपने 45 लेके आ जाएं। अब इनमें से एक भी गिर गया तो ये तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह फिर इस्लामाबाद का फैसला हो गया अगर, तो फिर बाकी सारा कुछ भी खुल जाएगा। रात भट्ट साहब ने इशारों में बात कर गए, मैं क्लियर कर देता ना, कहीं ये बात नहीं कि असल बात क्या है। नजरे करम, नजरे करम। अच्छा चले, 45 और 47 जो है ना वो अब अपना कल समात होनी है और फॉर्म सामने लेके आने हैं, और ये पहला केस ऐसा होना। अब यहाँ इसको बचाने के लिए पहले तो दबाव डाला गया जजेस के ऊपर, जजेस दबाव लेने के लिए तैयार। जज दबाव पहले भी आ रहा था, लेकिन इसके बाद दबाव बहुत तेज हो गया और जजेस जो कि सारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मां सिवाय 2 जजेस ऐसे थे जो पीछे रहे, लेकिन 6 जजेस जो हैं वो उठ खड़े हुए। अब क्या करना था आगे? लाहौर हाईकोर्ट ने भी दिया ये काम जब शुरू कर लिया, उन्होंने कहा कैसे किल किया जाए। फिर क्या हुआ, जजेस जो है ना वो ट्राइब्यूनल जो है ना हाईकोर्ट की बजाय रिटायर्ड बनाए जाए।
अब उसके लिए पहले ऑर्डिनेंस किया, रातों रात वो ऑर्डिनेंस आया और हमने वो ऑर्डिनेंस भी चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे कर दिया जजेस ट्रांसफर को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने की मर्जी का बेंच बनाया, पहले बता दूं आपको। और जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर वो आप देखे ना, जस्टिस काजी फैज़ा के रोल के हवाले से बात कर रहा हूँ, बेंच जो है जस्टिस काजी फैज़ा के अपनी मर्जी का बेंच बना है। और हम ख्याल बेंच को जो बातें हम उस वक्त बातें कहा करते हैं ना, ये हम ख्याल बेंचेज हैं। लेकिन मिनट्स है नहीं उसके, हमें पता नहीं है कि मतलब उसमें किसने इख्तलाफ किया, किस बेसिस के ऊपर बेंच बनाया, ये भी हमें कुछ देने तो चाहिए ना किसी को। 3 लाइनें उन्होंने लिख दी, बेंच बन गया। अच्छा चले, मैं जब ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बता रहा हूँ, और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जरा सामने आने चाहिए। कई जगह जो है ना 3 मेंबर बेंच, अब 3 मेंबर बेंच सामने बैठता है, और उस बेंच ने अब जब ये बेंच बना दिया और वो वाला मामला जब वहां चला गया, और वो जो आप उसके इसको जोड़ना है आपने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के साथ भी। जब आप सीनियर मोस्ट जज बनता है चीफ जस्टिस, अभी कितने अरसे बाद पहली दफा आखिर क्यों बना कि वहां पहले जस्टिस मलिक शहजाद को लाया गया, उसके बाद उन्हें पता था कि ना जस्टिस शुजात अली खान और अपना बात को मानेंगे, अगर जस्टिस अली बाकर नजवी को ले आते हैं छाप लगी हुई है। और जस्टिस शाहिद जमील ने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया, और ये याद रखिएगा जस्टिस आलिया अली, मैं किसी के बारे में जात के बारे में बात नहीं करता, लेकिन इनका कहीं ना कहीं जो है ना, कहा जाता है कि इनका नून लीग से एक ताल्लुक चला आ रहा है, पता नहीं अब मकसद ये है इनकी अपॉइंटमेंट। अब जैसे आई है अपॉइंटमेंट, 18 तारीख तक ये हलफ लेंगी, वो 18 तक आके मुशावरत का कह दिया। मुशावरत जो है एक्टिंग जस्टिस ने नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्राइब्यूनल लगाने हैं तो मुशावरत करके आए। अब ये मुशावरत ऐसे ही आ गई है, जो आप पंचायती फैसला कर रहे थे, चीजों को चीजों से जोड़ रहा हूँ। अब वो जब मुशावरत की सामने आनी है तो वो कोशिश हो रही है किस तरह से ये जजेस जो है ना अपना उतनी देर में कानून आ गया होना है, उन्होंने कह रहे हैं नए एक्ट के तहत अब रिटायर्ड जजेस लगाएंगे, जितने रिटायर्ड जज में मुशावरत कर लेते हैं हम उनके साथ। अब देखा ना, बात जरा समझिएगा, तो ये एक फैसला कुछ टाइम है, ये रोकने की कोशिश है कि फॉर्म 1545 के वाले कोई फैसला ना आ जाए हमारा इसमें क्लियरली कोई फॉरेंसिक ऑर्डर ना हो जाए। वो ऑर्डर ऐसा हो गया तो ये गले पड़ जाएगा, तो ये उससे पहले ये रोक रहा है। तो इसलिए एकदम तेजी देख रहे, ये झूठे हैं रेफरेंस में, पहले बताइए एप्लीकेशन है झूठी है, फ्रॉड पर मबनी है। टाइमिंग इनका उठाकर देख लें, अगर थी तो पहले आते, क्या ये मटेरियल पहले नहीं था? क्या जब वो वकील बने, जब वो जज बने, तब किसी ने वेरीफाई नहीं किया? यानी खुदारा यार को होश के नाखून लेने चाहिए इस बात के लिए। तो ये जो असल जो लड़ाई है, अब ये वो लड़ाई है जो अब फैसला को लड़ाई है ना, ये 45-47 की, क्योंकि ये जो सितंबर तक जानी है, और इसके बाद अगली सितंबर के बाद जो लड़ाई आनी है वो सड़कों पे शुरू होनी है। अब मजीद जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, आप एक बात कर रहे थे बीच में कि वो जो कमेटी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद जो बनी है, उसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस काजी साहब की कोई तकरार हुई है? मतलब वो एग्री नहीं करते जस्टिस मुनीब? क्योंकि हमें तो नहीं पता, मिनट्स उन्होंने बताया नहीं है। देखिए, इस बारे में आपको पता है बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, जस्टिस हसनात मलिक जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, तो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों पे देख लें, उनके ट्वीट देख लें, उन्होंने तो वो तो ये साथ तक जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब का कहते हैं कि वो रेस्क्यू करते हैं जस्टिस काजी फैज़ा। और ये एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि बड़ी उनके अपने हाथ, जैसे काजी फैज़ा के हाथ के लेटर लिखे हुए हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सीनियर बेंचों के जज बनाए, उन्होंने खुद उठाकर जूनियर बेंच जजेस को बेंच में डाला हुआ है। तो ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है ना, इतना अहम मामला है, उनकी जात के ऊपर उंगलियां होती हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको, ये तो हमारे वकला नहीं मान रहे ना, और भाई क्योंकि प्रोफेशनल वकला है। इमरान खान पहले से जस्टिस काजी फैज़ा पे अदम एतमाद का इज़हार कर चुके थे, मेरे से कई दफा बात हुई है, और ये कहा जाए कि नहीं बिल्कुल, और हमारी ये गलती है, मैं आपको पहले बता दूं, हमारी ये गलती है कि हमने जस्टिस काजी फैज़ा से पहले दिन से अदम एतमाद नहीं किया, और उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। भट्ट साहब, देखे ना, ये अजहर साहब कह रहे हैं कि हमारी गलती है, और रऊफ हसन साहब परसों अजहर साहब कह रहे थे कि हमारी तो लीगल टीम कह रही है कि नहीं करना चाहिए, हमें अदम एतमाद का इजहार या एतराज नहीं करना चाहिए काजी साहब के ऊपर, अब जो केस लगे हुए हैं वो चलते रहने चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं जी, पहले आप मुकम्मल करें, मैं प्लीज। देखिए, इसमें मैं सिंपल सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। उसकी वजह देखिए, जस्टिस काजी फैज़ा, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो 11 फरवरी 2021 को 5 मेंबर बेंच था, जस्टिस गुलजार थे बैठे हुए, और 5 जजेस ने कहा था, ऑब्जर्वेशन दी थी कि जस्टिस काजी फैज़ा इमरान खान के किसी केस में ना बैठे। ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं मोहतरम अजहर सदीक भाई, ये आप जो आईनी बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक भोला बाला सा सवाल भी मैं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो तारीख है इस वक्त, उसकी बुलंदी पर जा रहा है 58,000 केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट जो है
वो आप रिटे पे रिटे ठोकते जा रहे हैं, और बानी पीटीआई की और पीटीआई के अफराद की जो केसेस है वो लगते जा रहे हैं, और मेरे और अकबर बाजवे के केस हैं वो कहां जाएंगे भाई? केस नहीं भट्ट साहब, माजरत मेरा। अच्छा मैं वो जो उससे मुराद आम शहरी की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए वजह क्या है, वजह जरा समझनी है इस बात को कि ना मिलिट्री कोड का बड़ा अहम केस है और उसको वो लगना चाहिए था, और उसमें फुल कोड क्यों नहीं बना? लार्जर बातें सारी होती रही ना। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आम शहरियों के भाई, इसलिए तो कहा कि यानी यहाँ आजकल मुफादिया का कोई केस नहीं है, और जहां तक इमरान खान साहब का है कोई आज खुद नोटिस नहीं है इसके अंदर, ये भी मैं बता दूं। या तो आज खुद नोटिस हो ना, ये नीचे से केसेस आए हैं जिनकी अपीलें हैं, और जस्टिस काजी फाइजा कुछ ऐसी तारीख लिख रहे हैं, और ये मैं बता दूं आपको इंटरनेशनली, पहले तो वर्किंग पेपर देख लिया जाए। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देता हूँ। कतकलामी माफ, खबर से पहले जो आप फरमा रहे हैं केस नहीं लगा, वो 8 जुलाई लगा नहीं है तारीख, जो सिविलियंस का केस है 8 जुलाई की तारीख है। वो तो जनवरी के बाद आ जाके व्हाट्सएप आ जाके लगा ना जी सर। जनवरी के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी थी, वो तो अंदर नहीं रह सकते थे ना। ये तो बुनियादी, ये जस्टिस काजी भाई साहब सवाल है ना, जवाब उन्होंने देना है। फिर यही नहीं है, देखिए यूएन वर्किंग पेपर आ चुका हुआ है, और उसमें और आपको पता है पैमरा लाइव का पाबंदी लगाई, वो मैंने बहस कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो बहुत जल्द दे लेंगे। मैंने यूएन वर्किंग पेपर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वहां भी पढ़ा। फिर पंजाब डेफेमेशन एक्ट आया है 2024 का, वो चैलेंज किया हुआ है पीएफयूजे वगैरह की तरफ से, आपके दोस्तों की वजह की तरफ से चैलेंज किया हुआ है, और उसमें भी मैंने वो पढ़ा है। अब उससे अगली बात जो है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी एक लिफाफा आने वाला है इनको, और आने वाले दिनों में यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी तबरा आने वाला है इनको कि आपने ह्यूमन राइट वायलेशन, और अदलिया के हवाले से भी मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि एक ऑब्जर्वेशन कोई ना कोई आने वाली है कि आप इंसाफ का जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे, तो उसमें मिलिट्री कोड वाला केस भी आएगा और बाकी चीजें भी आएंगी जो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। और एक बार बता दूं आपको, अगर सिद्दीक साहब खबर दे रहे हैं आपके अदलिया की तरफ से एक मिसाइल आने वाला है, खबर दे रहे हैं आप? यार इंटरनेशनली जो है ना एक मिसाइल आने वाला है, वो वाला नहीं, 132 नंबर वाला, 30 वाला, ये स्पेसिफिक इस हवाले से ये बात सामने आने वाली है, जो मेरे पास इतलात है। और वो मिसाइल तो नहीं है, काजी साहब ने जो खत लिखा था उसमें उन्होंने वहां की यूके की सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी मुखातिब किया। असल तो बात है ना कि आपने अपना घर तो आपने ठीक नहीं किया, आपने गैर कानूनी फैसले को अपना प्रोटेक्शन देने के लिए आपने एक ऐसा काम, और ये भी देखे क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है, ये अपना भेजा हुआ है, और या मकबूल जान साहब ने रेफरेंस काजी भाई साहब की करे वो लगाए। लेकिन अगली जो आखिर में बात करता हूँ ना, समराइज करता हूँ, एक बात आपके सामने रख दूं मैं कि अब जो बात सामने आ रही है ना वो बड़ी खतरनाक इस कॉन्टेक्स्ट में मैं करता हूँ। अब अगर हमने ये बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ या चीजों को ना देखा ना, तो अगला है पाकिस्तान पे सैंक्शंस की तरफ बात जा सकती है, क्योंकि उनके वर्किंग पेपर रिस्पॉन्स पूछा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी हमें बड़ा सोच समझ के ये बड़ी खतरनाक खबरें बता रहे हैं अजहर साहब, आप आज डरा रहे हैं, बाजवा साहब डरा रहे हैं। मैं एक और चीज से भी डरा हुआ हूं भट्ट साहब, अब वो ये है कि वो 2 रोज पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, अब वो जाहिर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से उसमें बहुत अहम तरीन मैटर्स जो है वो डिस्कस होते हैं। दोबारा उसके अंदर अजहर साहब रीइटरेट किया गया है डिजिटल टेररिज्म, कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं जो डिजिटली साइबर टेररिज्म कर रहे हैं, और वो मुतफ़क़ा तौर पर कहा गया है आप कोर्ट्स में पेश होते रहे, आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में पेश होते हैं, मुख्तलिफ केसेस आपने टेररिज्म के हवाले से अपने क्लाइंट्स के फाइट किए होंगे। ये डिजिटल टेररिज्म का इल्जाम अगर किसी पर लग जाए, जो कि उनका ख्याल है कि वाकई एग्जिस्ट करती है चीज, तो उसे सजा क्या हो सकती है, इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, ताकि पता हो ना लोगों को, देखने वालों को भी, कि कोई जाने अनजाने में डिजिटल टेररिज्म ना शुरू कर दे, उसे पता हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ताकि वो काम ना करे। मैं जो कि वजह ये है कि अपने कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात आई है, उनके अपनी टर्मिनोलॉजी में तो होगी, लेकिन अभी तक हमारी कानूनी टर्मिनोलॉजी में डिजिटल टेररिज्म का मतलब ही उलट है। जो हम समझ रहे हैं ना, हम और समझ रहे हैं, हम इसको टेररिज्म की तरफ ले आ रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल टेररिज्म के मानी तो पढ़ लेने चाहिए हम सबको पहले कि वो है क्या। और वो सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया वाइब्रेंट बहुत ज्यादा है और बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, मैं इसे इत्तेफाक करता हूं। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो आज भी है। देखिए कानून कवानीन मौजूद है, उस कवानीन को एक्टिवेट करने की जरूरत है। पीका कवानीन में तरमीम की जरूरत है, ये हम पहले दिन से कहते रहे हैं। और मैं आपको तारीखी बताने लगा हूं बात,
इमरान खान साहब के दौर में ऑनलाइन रूल्स बने, वो चैलेंज किए, मैं भी खिलाफ था उस वक्त उनके। जस्टिस अतर मिल्ला के सामने लगे, जस्टिस अतर मिल्ला ने वो ऑनलाइन रूल जो इस चीज को ठीक करना चाहते थे वो कलअदम करार दे दिए। तारीखी बात बताऊं आपको, कहाँ सो रहे थे हम लोग उस वक्त कि वो अपना जब PMLN की PDM की गवर्नमेंट आई ना, रिकॉर्ड उठाकर देख, मरियम औरंगजेब ने वो वापस ले ली पिटीशन FIA की। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। यानी अगर आप वाकई चाहते थे तो ये देखेंगे चीजें सारी हैं। और पहले ना डिजिटल टेररिज्म को डिफाइन कर लिया जाए, एक कानून बना लिया जाए। आपसे समझना चाह रहे थे ना, डिफाइन कानून में नहीं है, डिफाइन ये डिफाइंड नहीं है कानून के अंदर, किसी कानून में नहीं है। अच्छा ठीक हो गया सर जी, किबला मोहतरम, कानून में डिफाइन नहीं है, लेकिन जो एलामिया जारी किया गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, एलामिया पढ़ लेना आप, उसमें तो वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया गया कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुल्की सालमियत के खिलाफ। अब जो प्रोपेगेंडा हजारों अकाउंट्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं और मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनफी किया जा रहा है। बेशतर आप अगर गौर करें, वही जो अकाउंट्स है उनमें प्रो PTI की तस्वीर लगी हुई है। तो ये किस तरफ बात जा रही है कि ये कौन कर रहा है, इसको क्लियर कर दे। फिर बात तो सीधी है। अच्छा, आपने एक बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, आपने, ये बात सही है, लेकिन मैं फिर बताता चलूं कि वो जो प्रो PTI के हवाले से हैं उस तरह नहीं है जिनको मरियम सफदर अपना लाइक करती रही हैं, रिकॉर्ड उठाकर देख लें। वो चीफ जस्टिस उस वक्त अपना हमारी अदालतों के बारे में छोड़ दें आप, अपना जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज हमीद के बारे में क्या कुछ होता रहा है। फिर डॉन लीक्स आया था, याद है आपको? तारीखी तौर पर याद है? उसमें कुछ नहीं किया हमारे सब लोग। ये हमारी गलती है कि हम लोग सोए रहे इस बारे में। हमारा इसमें हम वादे कहते हैं कि जिन्होंने ये किया है जो आप समझते हैं, लेकिन पहले अपनी सिमत दुरुस्त कर लें, कानून बना लें, वो रूल्स प्रॉपर बनाने हैं वो बना लें और उसके मुताबिक आप इन चीजों को देखे रहना। अब और लेकिन अगर हम यही कहना चाहते हैं, अब क्या है वो डेफिनेशन जो उन्होंने, साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन तो है, डिजिटल टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली दिस माइट बी कॉल्ड एज साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म of the internet to conduct violent acts that result in or threaten the loss of life or significant bodily harm in order to achieve political or ideological gain through threat or intimidation। यानी ये साइबर टेररिज्म की डेफिनेशन तो अवेलेबल है। डिजिटल टेररिज्म की डेफिनेशन में ढूंढने लग गया, आ गया वो करते हुए, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। जरा वो देख लें पहले, और उसके लिए कानून में हमारे पीका लॉ में भी तरमीम कर लें, कोई एतराज नहीं है, हमें भी कोई एतराज नहीं है। नहीं एग्जैक्टली यही बात है अजहर साहब के, क्लैरिटी होनी चाहिए ना, लोगों को पता हो कि अगर इतनी हीनस क्राइम है, इतना सीरियस क्राइम है भट्ट साहब कि यार डिजिटल टेररिज्म आप मुल्क के खिलाफ का, अच्छा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और वो इंतहाई काबिल मजम्मत कर रहे हैं और वो सबको पता भी है कि जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो हरकतें कर रहे हैं भट्ट साहब, लेकिन इसकी वेगनेस खत्म होनी चाहिए ना, मतलब ये क्लैरिटी आनी चाहिए इसके अंदर कि भाई पता हो कि ये काम आप करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड डिजिटल टेररिज्म। क्या ख्याल है आपका? आप ठीक कह रहे हैं, ये दोनों साइड से है। इस वक्त आप देखें PTI ने तो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। PTI का तो वाज़ा मौक़िफ़ जो आया कि दहशतगर्दी के अमल को हम मुस्तरद करते हैं, हम इन्वॉल्व। लेकिन जैसे मैंने अभी भाई से बात कर रहा था तो मैंने ये बात की कि ज्यादातर जो अकाउंट हजारों हैं वो बात कर रहे हैं उन पर प्रो PTI की तस्वीर लगी हुई है। हम चलते हैं आगे। अपना बाजवा साहब, अगला टॉपिक क्या है आप ये बताएं। मैं सिर्फ, राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कल एक प्रोग्राम के अंदर। अब जैसे वो कहते हैं ना, अभी हम बात कर रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज है कि कहा गया क्या हो गया है। राना साहब जो बात कर रहे हैं मुझे उसकी भी नहीं समझ आ रही, उनको भी कुछ बताना चाहिए, इसकी बाबत सबूत देने चाहिए। जरा सुनवाएं जरा। ये भट्ट साहब जो दिल में आया आप कह दें, आप सबूत देने के जिम्मेदार नहीं है सर जी। देखें बैरूनी मदद, मतलब कमाल हो गया यार। बाजवा भाई बात ये देखें, अगर जो बात राना सनाउल्लाह इंतहाई एक आम सियासतदान नहीं है, बड़ा सियासतदान है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो बयान है ये इतना बड़ा बयान है कि हुकूमत को इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करानी पड़ेगी। आपने तो वाक़या कह दिया साहब। व्हाट्सएप जब 9 मई हुआ था ना, जिस वक्त आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि केमिकल के थ्रू आग लगाई गई है। एक चालान ऐसा पेश नहीं हुआ अभी तक कि जिसमें यह कहा गया हो कि यहां पे केमिकल के थ्रू आग लगी थी। राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे उस वक्त भी, वजीर दाखिला थे मेरा ख्याल है, यही था ना, वजीर दाखिला थे। खैर देख लेते हैं जी। और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब का। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे अशराफिया के बजट की, जो अशराफिया ने अपने लिए बनाया लेकिन वो खून आपका और मेरा ने छोड़ के बनाया। ब्रेक के बाद
इस वक्त पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दर्द सर, बल्कि बहुत सारे दर्द सरों में से एक सबसे बड़ा जो है वो बिजली के बिल है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा, उसके मतलब गुजारा हो नहीं सकता, और फिर जितने ज्यादा बिल आ रहे हैं, टैरिफ बढ़ा दिया गया है। अभी रिसेंटली ये मामला है कि लाइफ लाइन कंज्यूमर्स जो हैं, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स जो हैं, उनको भी ओवर बिलिंग कर दी गई है क्योंकि वो अपने टारगेट पूरे करने हैं डिस्कोज ने। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल चल रही है। पाइड की एक रिपोर्ट थी कि किस तरह से पावर सेक्टर को रिफॉर्म किया जा सकता है, और उसका कोई आसान हल नहीं है, मुश्किल फैसले करने होंगे। लेकिन वो मुश्किल फैसले ये तो नहीं है कि आवाम की जेबों से, बल्कि आवाम का खून निचोड़ लिया जाए। और मतलब पहले ही कुछ नहीं है यहाँ पे, लोगों के पास तनख्वाहें बहुत कम है और बहुत से अखराजात हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नदीमुल हक साहब मौजूद हैं, जो को ऑथर उन्होंने की थी वो रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि मतलब आपकी, हमने भी रिपोर्ट देखी कि उसमें क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से ये रिफॉर्म हो सकता है, और कोई आसान हल उसका है नहीं, लेकिन रहनुमाई कर दीजिएगा। हमें तो इतनी समझ आती है कि लगता नहीं है कि हुकूमत सही समत में कोई डिसीजंस ले रही है। वही मामला आते हैं, और डिस्कोर्स की बात कर रहा हूं कि मतलब पुराने हरबे कि बस पूरे करने हैं तो आवाम का खून निचोड़ लो और अपना टारगेट रेवेन्यू पूरे कर लो। देखिए जी, जितने पाकिस्तान के प्रॉब्लम है ये बहुत पुराने प्रॉब्लम्स हैं, कोई नए नहीं जी। ये बिजली का निजाम कोई आज नहीं हमारा खून नचोड़ा, बहुत पुरानी बात है। ये कोई 40 साल पहले, जबकि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इस निजाम को चेंज करो और डिस्पोज और IPPs वगैरह बनाओ, उस वक्त से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है। और हैरानगी की बात है कि हमने 30-40 साल में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं अभी तक किया, और ना कोई हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे। इसकी सोल्यूशन कोई सिंपल नहीं है। बात सिंपल है, जो पूरी इकोनॉमी में बात है, जो हम बार बार कहते, एक निजाम बनाना पड़ेगा। हम निजाम नहीं बनाते, हम सोचिए इधर चेपी लगा दो, इधर चेपी लगा दो, इधर कुछ कर दो, इधर कुछ कर दो, वो नहीं बात बनती। बिजली का निजाम हमारा बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब है। नंबर 1, IPPs की ट्रीटीज अब साइन करना बंद कर दें। IPPs और नहीं चाहिए, बल्कि 2002 के बाद IPPs चाहिए ही नहीं थे। अब जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो भी नहीं करने चाहिए, बड़ा सोच। नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये, हमारी सोच ही कोई नहीं, रिसर्च कोई नहीं इस चीज में। हम सिर्फ जल्दी जल्दी में काम करने की कोशिश करते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है, जो हमारी पॉलिसी है टैरिफ की इंटर डिस्को डिफरेंशियल, प्राइस डिफरेंशियल है, और बाकी हम टैरिफ्स कई जगह सब्सिडीज देते हैं, वो निज़ाम भी ठीक करने की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। नंबर 3, जो हमारा प्राइसिंग का निज़ाम है कि कोई कमर्शियल रेट है तो कोई फलाना रेट है, ये भी खत्म करने की जरूरत है। नंबर 4, अगर आपने सब्सिडी यानी सब्सिडी BISP के थ्रू दें, सब्सिडी बिजली के प्राइस के थ्रू ना दें, वो अच्छी बात नहीं है। नंबर 4, जो आपने डिस्कोस वगैरह जो निज़ाम आप बना दिया, जब तोड़ दिया है, तो फिर डिसेंट्रलाइज निज़ाम को ठीक करें, इन द सेंस के डिस्को को अपनी खुद मुख्तारी दें, उसके अंदर अच्छे लोग, जैसे हमने बैंकिंग में किया था, अच्छे उसके गवर्नेंस बनाए, अच्छे प्रोफेशनल्स लेके आए जो चलाएंगे। फिर उसके बाद उनको इजाजत दें कि ये जो निज़ाम है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको ठीक करें। ये बहुत टूटा हुआ निज़ाम है। चौथी बात, टेक्नोलॉजी इसके अंदर लेके आए। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेके आते? मीटर जो है वो हमें जैसे फोन के मीटर हैं, जैसे हम पहले पैसे देते हैं और फिर फोन इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही होना चाहिए। हम पहले बिजली दें, फिर इस्तेमाल करें, फिर ट्रस्ट। ये नहीं कि आप जो मर्जी बिल करें। बिल वही होना चाहिए, मुझे सेलफोन पे पता होना चाहिए मैं क्या बिल अपना इस वक्त क्या यूज कर। अगर ये निज़ाम बनाएंगे तो बात बनेगी। अगर ऐसे भगदड़ में आप कुछ चीजें चेंज करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, बिगाड़ ही होगी। और अभी सोफर जो मैं वही सवाल और एप्रीहेंशन, ये खदशा है, खौफ है लोगों के जहन में, मेरे जहन में भी यही खौफ है कि फिलहाल आपने जो सारी बातें की, कोई मूड और कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही रिफॉर्म्स की तरफ। तो ये मामला तो मजीद यूं और खराब होते जाएंगे, और बिजली वो जो IMF कह रही है वो मजीद महंगी होनी है, फिर इसका मतलब आगे। देखिए जी, IMF तो मैं बार बार एक ही चीज कहती है कि भाई अगर आप अपना काम नहीं ठीक कर सकते तो फिर खुद ही पैसे दे। IMF का तो यही मौकफ है। मैं IMF पे 30 साल काम, वो कहते हैं भाई अपना काम खुद ठीक करो, अगर नहीं तो अपनी बिगाड़ के खुद ही पैसे दो। अब ये जो मसला है वो बार बार क्या प्राइस इंक्रीज करो, क्योंकि हम निजाम ही नहीं ठीक करते। देखें ना, हमने कोई तकरीबन 7-8 ट्रिलियन रुपया दे चुके हैं हम इस सारे नुकसान ओवर द लास्ट। अब हम 2.5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन और देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं? बिकॉज हम निजाम नहीं ठीक करना चाहते। सिंपल सी बात है, नेपरा को ठीक करें, उसमें प्रोफेशनल देखें, डिस्कोस ठीक करें, उसको प्रोफेशनल देखें। एक डिस्कोस का निज़ाम होना चाहिए कि उसको मिनिस्ट्री कुछ नहीं कह सकती, बल्कि उनको प्रॉफिट बनाना है, उनको कैसे प्रॉफिट बनाना है, वो प्राइसिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग का निज़ाम चेंज करें, मीटरिंग का निज़ाम चेंज करें। पूरा निज़ाम बनेगा तो फिर कोई बात बनेगी। अगर निज़ाम टेढ़ा मेढ़ा है और आप बीच में चेक नहीं लगा रहे हैं तो कोई
डॉक्टर साहब, मोहसन नकवी साहब, वजीर दाखिला साहब ने एक हुक्म तो दिया है, जो प्रोटेक्टेड बिल वाली बात है उसमें मेरे पास फिगर आ रहा है कि इलेस्को की ओवर बिलिंग से 2,31,000 शहरी जो है वो इससे महरूम हो गए। अरबों रुपए का बिल जो है अब वो अजाफी इनको देना पड़ेगा। तो इन हालात में ये जो आवाम पर ये चल गया है, इसका जिम्मेदार कौन है एक, और उसको सजा क्या होनी चाहिए? और आखिरी छोटी सी बात, मेरा बिल घर का अगर 695 है, इन्होंने बढ़ाकर 701 कर दिया, तो मैं कहां चला गया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये माशरा इस तरह चल सकता है? चल रहा है जी, पिछले 30-40 साल से चल रहा है। जब मैं प्लानिंग कमेटी में था आज से 15 साल पहले, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई मीटर मुझे चाहिए मीटर। जैसे मैं एप्पल का फोन खरीदता हूँ, मैं एप्पल का मीटर भी खरीदना चाहता हूँ। ये कहते हैं नहीं खरीद, भाई एप्पल का मीटर मैं क्यों नहीं खरीदता? ये जो भी मीटर हो, मुझे बिजली जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी वक्त पता चलनी चाहिए और इसी वक्त मैं उस पर पैसे दे दूँ। देखिए, ट्रस्ट भी एक चीज होती है। हम बड़ी बातें करते हैं बड़ी बड़ी मॉरल्स की और ये और वो, हमारा ट्रस्ट टूट चुका है क्योंकि हम ऐसी बेवकूफियां करते हैं। आप अच्छे मीटर दें, अच्छे मीटर मैं खरीद के, आप खरीद के, हम सब खरीद के खुद ही लगाएं और हम उस मीटर को ट्रस्ट करें और हम पहले पैसे दें, बाद में बिजली इस्तेमाल करें, ताकि चोरी का बात ही खत्म हो जाए। ये निज़ाम करना नहीं चाहते क्योंकि देखिए अब किसको आपने ब्लेम करना है। अब देखिए बिजली के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मीटर रीडर भी क्यों है इस ज़माने में? मीटर रीडर नहीं होना चाहिए। एक्सीएन वगैरह क्यों है इस ज़माने में? नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब बहुत कुछ ऑटोमेटिकली होता है। फिर ये है कि आपको लोगों को बिजली मुफ्त क्यों देनी है, किन किन को बिजली मुफ्त दे रहे हैं वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। तो ये निज़ाम जब गड़बड़ हो तो फिर हम सबको पैसे देने हैं, क्योंकि हम एक ही फैमिली में रहते हैं। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो दूसरों को पैसे देने हैं। ये तो सही, ये तो इसमें तो कोई नहीं, इसमें आप कोई रोकथाम नहीं एक कर तो सकते। हल सबको कताकलामी माफ, एक तो हल आप तजवीज़ कर रहे हैं और बहुत उम्दा बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पे वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज, वो अब तमाम घरों में सुना है कि वो छत पर जनाब सोलर लग जाएगा और ये रिलीफ देने चाह रही हैं। ये भी कोई बात आपको समझ में आती है? ये पॉजिटिव हल है? देखिए जी, सोलर तो लगना चाहिए, पर सोलर में अब जो मुसीबत आ गई है कि इन्होंने पिछले 5-6 साल में जो प्लांट्स लगाए हैं, कोल वगैरह, ये वो जो सीपेक में लगाए हैं, वो सोचा समझे बगैर लगा दिया, ज्यादा लगा दिया। उनके ऊपर पहले तहकीक होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ हमारी पॉलिसी में तहकीक कोई नहीं होती, हम जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं। हमने वो जो प्लांट्स लगाए हैं अब उनका खुमियाजा भुगतना है, तो अब इसलिए सोलर भी रोकना चाहते हैं। अब सोलर भी लगा रहे हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं सरप्लस हो जाएगा, फिर हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसे फिर आप और मैं ही। तो अगर बगैर तहकीक के, बगैर सोचे समझे आप काम करी जाएंगे तो फिर उसका खुमियाजा तो हमें ही भुगतना है ना। IMF कहती है कि भाई आप गलती करते हैं, आप खुद ही पैसे दें। हाँ, चारों तरफ से माशाल्लाह जो डिसीजन मेकर्स हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जिक्र ये ज़रूरी है कि जो IPP मुआहदे हैं वो पीपल्स पार्टी PMLN और उसमें चाइनीज़ और फिर मुशर्रफ गवर्नमेंट, ये मेनली जिम्मेदार हैं जो ये मुआहदे किए हुए हैं और कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो शहबाज राना साहब की खबर आई, वो ये कह रही थी कि सिर्फ मई के महीने के अंदर पाकिस्तान ने 67.8 खरब का लोन बढ़ गया है और ये कोई 56 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से बनता है। ये क्या करना है इन्होंने? 56 अरब रुपए रोजाना किधर खर्च हो रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कोई हमें तो कोई बताने वाला नहीं, देने तो हमने ये। अब तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपने इतने खर्चे बढ़ाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई 2.5-3 मिलियन तो सरकारी मुलाजिम रखे हुए हैं जिनकी आपने एक एक ख्वाहिश पूरी करनी है, उनको 25-70 ख्वाहिश देनी है। कईयों को घर भी देने हैं, कईयों को मुफ्त बिजली भी देनी है, कईयों को गाड़ियां भी देनी है। तो यार उसका खमियाजा तो हमें भुगतना है ना। दूसरी चीज ये, आप GST पे इतना बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया? तीसरी चीज, आपने BIS पे इतना बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया? चौथी चीज, आपने इतने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाए? लेकिन इन चीजों पे हम बात ही नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली में बात करने की इजाजत ही नहीं है। बट क्वाइट फ्रैंकली ये चीजें बात होनी चाहिए, इन पे समझना चाहिए, एक पब्लिक डायलॉग होना चाहिए, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी में बड़ी खामी है, ये बातें हम पार्लियामेंट में नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं कर सकते। वो जो औरंगजेब साहब ने कहा था डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल के देयर विल बी नो ब्लू आइड, जब बजट बनाना है तो किसी हम ये नहीं देखेंगे कि ये बड़ा पावरफुल है या ये बहुत फलाना है, हम सारों को एक ही तरह से, एक ही आंख से देखेंगे और टैक्स करेंगे। मुझे तो यही लगा है उसके बाद से अब तक जो अब बजट बन भी गया, अप्रूव भी हो गया, वो तो फिर कुल्हाड़ा तो गरीबों पर ही चला है। सिर्फ आपका जो है सरकारी मुलाजिम है जी, आपको
करना है, सरकारी मुलाजमों को आपने कितनी मराद देनी है, कितनी चीजें देनी है, ये मैं कह के तंग आ गया। हमें सरकारी मुलाजमों पे एक न एक दिन पोजीशन लेनी है कि भाई इनकी वर्थ क्या है। इनकी वर्थ ये नहीं है कि इनको हम बार बार मराद देते जाएं, घर गाड़ी ये वो चीजें तो बढ़ती जाती हैं, कम भी नहीं होती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद। जी भट्ट साहब, क्या समझ आई आपको? वैसे मुझे तो आगे ठीक नहीं लग रहा मामला कुछ सही होता। बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं, सियासत की तरह ये भी वहीं पे आया हुआ है मामला, मेक और ब्रेक। हाँ, अगर हम गौर करें ना उस बात को जो हमारी अजहर सिद्दीक साहब से उस वक्त चल रही थी, डू एंड डाई वाली, उस पर अगर आप वापस आए तो बाजवा साहब मुझे तो कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। अज़्म इस्तेकाम दहशत गर्दी के खिलाफ अब सामने आ रहा है, ये ऑपरेशन तो होना है। डिजिटल दहशतगर्दी को कंट्रोल होना है, वो भी होना है, और इसके साथ साथ पीटीआई डू एंड डाई पर वो भी आ गई है। अब फैसला सिर्फ ये देखना है कि इसका मंतकी इंजाम निकलेगा क्या। और फिर आखिरी बात ये है कि जो सारी बातें अभी हमने लास्ट चंक में डिस्कस की हैं, ये गरीब को जो आखिरी सांस बची हुई है ये कब खत्म करनी है? पूरा ही मार देना सारा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये दुआओं से नहीं होता, मतलब अल्लाह ताला तो खैर करे, अपने कुछ अमाल भी तो बेहतर होने चाहिए। खैर ऑन दिस सैड नोट प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, अगले हफ्ते मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।